तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग का जो सोल था इस जायंट हैंड के कारण जी रियल में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो इसके चोटें भी लगी थी इसके सोल को वो भी रिकवर होने लगती और फाइनली ये उस ट्रांसफर एरे के अंदर एंटर कर जाता है। अब आगे और इस दुनिया में वांगलिंग ऐसा पहला सोल डिवोरर था, यानी कि सोल फॉर्म में, जो कि फॉरबिडन लैंड से किसी कंट्री के अंदर एंटर किया था। और यहाँ पर एक नई कंट्री हाउ फैन को दिखाया जाता है। जैसे कि वांगलिंग पहले जिस कंट्री में रहता था उसे जाओ कहा जाता है, तो फिलहाल ये हाउ फैन वाले एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वार गॉड श्राइन करके एक क्लैन था। और ये जो एरिया था फिलहाल मतलब हाउ फैन कंट्री का, जहाँ पर 6 लोग जो कि नासेंट सोल लेवल के कल्टीवेटर थे, ये उस दूसरी तरफ के एरे की तरफ इंतजार कर रहे थे और इनकी आंखें बंद थी। फिलहाल वारगॉड श्राइन के लोग जो कि बैटल ग्राउंड में गए थे उन्हें रिसीव करने के लिए एक कोर फॉर्मेशन का बंदा गया था और उसके साथ कई सारे लोग थे। ये जो मेथड कल्टीवेट करता था इसे डिवाइन पाथ मेथड कहा जाता है, जो कि वॉर श्राइन का टॉप कल्टीवेशन मेथड था। तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बाद कोर फॉर्मेशन लेवल होता है। अब ये जो डिवाइन पाथ मेथड था ये काफ़ी कठिन था, हालांकि इसमें 100 ही शब्द थे, पर इसे कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल माना जाता था। और ये जो बंदा गया था वॉर श्राइन के लोगों को रिसीव करने के लिए, इसका नाम था हुओ होंगफे। और ये भी उसका जो एक्चुअल मेथड था डिवाइन पाथ का, उसे कल्टीवेट नहीं करता था, बल्कि उसका सिंपलर फॉर्म। अब होंगफे के पीछे कई सारे डिसाइपल्स भी खड़े थे। इसमें खास करके एक यंग वुमेन थी जो कि काफ़ी ग्रेसफुल दिख रही थी और इसकी नज़रें इस ट्रांसफर एरे पर टिकी हुई थी। इसी दौरान यह ट्रांसफर एरे काफ़ी तेजी से चमकने लगता है और 3 लोग इसमें से बाहर निकलते हैं। और 3 लोगों में पहला था जाऊ जी होंग, यानी वो लड़की, और उसके साथ में सीनियर यांग और एक दूसरा बंदा जो था। होंगफे जानते थे कि बहुत कम ही लोग बैटल ग्राउंड में सरवाइव करते हैं और इनके क्लैन की तरफ से शायद 50 लोग गए थे और 3 ही वापस आए थे। और ये काफ़ी प्रभावित होते हैं, जैसे कि टांग जायोंग, जी होंग वगैरह का जो कल्टीवेशन था फाउंडेशन के लेट फेज में पहुंच चुका था। और जी होंग एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास कई सारे ट्रेजर्स थे, पर वहाँ पर कई सारे स्ट्रेंज क्रिएचर्स हम पे अटैक करने लगे और फेरन बैटल ग्राउंड ये कोलैप्स भी करने लगा, तो बहुत सी चीज़ें हमसे छूट गई। और ये भी था जैसे कि कोई भी फॉरेन बैटल ग्राउंड में जाता है तो 50 सालों के लिए जाता है, और जब वो बाहर आता है तो अचानक से जो उसका शरीर रहता है वो 50 साल बूढ़ा हो जाता है। पर टांग जायोयांग, यानी वो जो डिसाइपल आया था बाहर, वो बताता है कि जो इनका जूनियर ब्रदर था माई लियांग, उसके पास वो उम्र कम करने की पिल्स थी कि इससे आप यंगर दिख सकते हो, तो इन्होंने 2-2 खा लिए थे और शायद इनके पास कुछ हो भी सकते हैं। इस दौरान वो जो लड़की थी वो जाओ जी होंग, जो कि इसकी एक सीनियर सिस्टर थी, इससे पूछती है कि आपके पास वो पिल अभी भी है। जीहोंग तुरंत ही कहती है कि तुम्हें ये चीज़ माई लियांग से पूछना पड़ेगा, वो भी आता ही होगा। अब ये जो लड़की पूछती है ये सोचती है कि माई लियांग वो तो काफ़ी वीक इंसान है, वो क्या देगा, यानी कि ये जी होंग इसे बताना नहीं चाहती है। अब होंग फे, यानी कि ये जो सीनियर थे, ये कहते हैं आप सब लोग आ ही चुके हैं तो हम लौटते हैं। और हमारे जो एक एंसेस्टर है जो कि नासेंट सोल लेवल पे है, वो कल्टीवेशन से बाहर आए हैं तो तुम लोगों से मिलना चाहेंगे। पर तब इस दौरान लिन टायो ये कहता है कि माई लियांग वो आता ही होगा, उसने हमें बोला था कि हम लोग आगे बढ़ें, वो आता ही होगा। होंगफे भी हैरान थे, माई लियांग क्या वो सच में बच गया है, क्योंकि सभी को पता था कि माई लियांग वीक है, वो मरा कैसे नहीं। जीहोंग का एक्सप्रेशन स्ट्रेंज था पर ये बता नहीं सकती थी। और जीहोंग अब प्लान करती है और बताती है कि माई लियांग इन सालों में काफ़ी बदल चुका है, उसका नेचर भी पहले से काफ़ी अलग हो चुका है। अब वो जो लड़की थी वो बोलती कि वो कैसे बच सकता है। अब होंगफे जो एल्डर थे वो इसे डांटते हैं कि तुम मतलब चाहती थी कि वो मर जाए। अब यांग जायोयांग इस लड़की से बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, माई लियांग तुम्हें परेशान नहीं करेगा, अब वो काफ़ी बदल चुका है। माई लियांग ये वही लड़का था जो कि इस लड़की को शायद पसंद करता था, पर क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर वांग लिंग है तो सच में ये परेशान थोड़ी करेगा। अब ये लोग बातें कर रहे थे तभी एरे से एक बंदा बाहर आता है, और जब ये बाहर आता है तो सभी लोग यहाँ पर जो भी थे ऐसा फील करते हैं कि मानो इनका सोल ही ठंडा हो जा रहा हो, बॉडी नहीं सोल। और बच्चे यहाँ पर कांपने लगते हैं। माई लियांग, यानी कि इसके अंदर वांगलिंग था पर इसे एक्टिंग करना था कि मैं माई लियांग हूँ, ये एल्डर हाउ को ग्रीट करता है। एल्डर हाउ होंगफे ये भी बोलते हैं मतलब तुम वापस आ गए, अच्छी बात है। इस दौरान वांगलिंग कहता है कि मुझे कुछ और करना है, कुछ पूरा करने के बाद मैं सेक्ट वापस आ जाऊंगा। होंगफे कुछ बोलते जब तक वांगलिंग एक बैग इनकी तरफ फेंक देता है, यही चीज़ें मैं इन 50 सालों में इकट्ठा कर पाया हूँ। और इसके बाद वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। होंगफे तो हैरान थे बस बैग को स्कैन करके ही, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें थी काफ़ी कीमती थी। और हाउ होंगफे भी फील करते हैं कि अगर ये चाहते भी तो शायद माई लियांग जो कि वांगलिंग है उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि जो कोल्ड हो रहा थी इन्होंने भी फील किया था। अब ये जो यंग वोमेन थी जो कि माई लियांग के मरने की बात कर रही थी, ये वांगलिंग की तरफ देखती है पर वांगलिंग इसकी तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि ये लड़की और माई लियांग एक ही गांव में बड़े हुए थे।
और इनके फैमिली का भी अच्छा रिलेशन था। तो हमेशा से इनके फैमिली वाले चाहते थे कि इस लड़की की शादी माई लियांग से हो जाए, पर ये लड़की क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग थी तो माई लियांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और इसी की वजह से माई लियांग फॉरेन बैटल ग्राउंड में गया भी था कि अगर तुम वापस आओगे तो हम दोनों कल्टीवेशन पेयर बना लेंगे, यानी ऐसे लोग जो साथ में कल्टीवेट कर सकते हैं। पर जब इस बार माई लियांग बाहर आता है तो इसे इग्नोर कर देता है, इसलिए लड़की भी थोड़ा अजीब फील करती है। इस लड़की का नाम जू सी था। इधर वांग लिंग एक वोल्केनो के आसपास पहुंचता है जो कि पहाड़ियों के बीच में था, क्योंकि माई लियांग की जो मेमोरी थी उसे ये फील कर सकता था। अब यहाँ पर इसे एक नेचुरल केव भी मिल जाता है। अपनी ओरा से इससे पहले ये सील करता है और उसके बाद कल्टीवेशन में बैठ जाता है। और बैठते ही ये फील करता है कि इसकी इंजरीज काफ़ी डीप थी। अगर ये जी रियल में एंटर नहीं किया होता तो शायद इसका सोल भी डिस्ट्रॉय हो गया होता। फिलहाल अपने स्वॉर्ड को देखता है जो कि इसके सोल के अंदर था, और आसपास इसे थोड़ा ग्रे फॉग भी दिखाई देता है। और अंदर में जब काफ़ी जाता है ये अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के, तो इसे ग्रे कलर का बीड भी दिखाई देता है जो कि वो हेवनली बीड था। और वांगलिंग जानता था इसके अंदर में जी रियल्म का बस एक थोड़ा सा हिस्सा बना था, थोड़ा सा डिवाइन सेंस, पर वो काफ़ी था उस वर्ल्ड से निकलने के लिए। यानी अगर ये पूरी तरह से जी रियल्म पर पहुंच गया तो क्या ही पावर होगा इसका। अब वांगलिंग फिलहाल इस स्वर्ड को भी बाहर निकालता है और उस हेवनली बीड को भी। अब वांगलिंग का जो जी रियल्म का डिवाइन सेंस था ये थोड़ा गोल्डन कलर का था, और धीरे धीरे शायद ये अब ग्रो कर रहा था। प्रोसेस काफ़ी स्लो था पर हो रहा था। पर वांगलिंग को यह भी लगता है कि अगर इसको सोल को पूरी तरह से रिकवर कराना है तो शायद इसे 10,000 साल लग सकते हैं। अब वांगलिंग सबसे पहले एक आर्मर निकालता है जो कि इसके बैग में था। इसके पास बहुत सारे मटेरियल्स थे, पर मटेरियल्स के मामले में इसका जो नॉलेज था काफ़ी गंदा था। अब ये सोचता है कि पहले कल्टीवेशन कर लेता हूँ, फिर ये जो मटेरियल्स हैं कि आयरन का है या मिक्स है, मतलब इन चीज़ों के बारे में भी नॉलेज प्राप्त करूँगा ताकि एक अच्छा आर्मर बना सकूँ। अब वांगलिंग इसके बाद अपने बीट को देखता है जिस पर वो जो पत्ती के मार्क थे यानी ग्रीन कलर के वो 2 बन चुके थे। और इस बीट को ये एक बाल्टी में डालता है जिसमें कि पानी था, ताकि बीट की वजह से पानी थोड़ा सा रिचार्ज हो जाए। और उसके बाद इसको ये पीने लगता है। अब फिलहाल ये ट्राई करता है कि इस बीड के वो जो ड्रीम स्पेस होता है यानी अलग से स्पेस, उसमें क्या ये एंटर कर पाता है। और ये फाइनली एंटर भी कर जाता है और उस तरफ बढ़ता है जहां पर सिटूनान सो रहे थे। सिटूनान का सोल तो इसे दिखता है, पर वो बस जो नॉर्मल सोल होता है उसका बस 1/10वां हिस्सा था, यानी बाकी 9 हिस्सा शायद डिस्ट्रॉय हो चुका था। सिटूनान की आंखें अभी भी बंद थी, और सिटूनान के बगल में 2 और सोल दिखती है। 2 लाइट चमक रही थी, ये इसके मम्मी और पापा की थी। अब क्योंकि वांगलिंग की बॉडी नहीं है तो इसे फिर से शुरुआत करना था कि कंडेंसेशन लेवल से, क्योंकि बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और बॉडी ये ऑरा को होल्ड करती है, सोल नहीं। हालांकि एक चीज़ अच्छा था कि फिलहाल ये माई लियांग की बॉडी में था और वो भी की कंडेंसेशन को पार कर चुका था, तो फिर से इसे कल्टीवेट करना शायद थोड़ा आसान जाएगा। समय बीतते जाता है, 1 साल और निकल चुका था। ये बाहर का 1 साल था। वांगलिंग फिलहाल ड्रीम स्पेस में था, वहां पर 7 साल बीत चुके थे। और इन सालों में वांगलिंग बस तभी बाहर निकलता था जब इसे थोड़ा स्पिरिचुअल वाटर चाहिए था। तीसरे साल ही जब ये ड्रीम स्पेस में रहता है तो इसका की कंडेंसेशन फिर से 15th लेयर में पहुंच चुका था। 2 सालों के बाद ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में फिर से एंटर करता है। 6 साल यानी हो गए, और अगले 6वें साल में ये फाउंडेशन के मिड स्टेज में पहुंच जाता है। और क्योंकि इसका जो डिवाइन सेंस था अब वो जी रियल्म का था, तो ये आराम से जो कोर फॉर्मेशन लेवल के बंदे होते हैं इनिशियल लेवल में उनसे फाइट कर सकता था। और एक चीज़ और था, जैसे जैसे आपका कल्टीवेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका जी रियल्म का पावर बढ़ता है। अब इन 7 सालों में जो कि इसने ड्रीम स्पेस में गुजारे थे, वांगलिंग माई लियांग की बॉडी से अच्छे से फ्यूज हो चुका था। और उसके बॉडी से जो निकलने वाला कोल्ड पावर था वो काफ़ी बढ़ चुका था, क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका था बाहर की दुनिया में, तो पहली बार ये अब बाहर निकलता है, वोल्केनो से थोड़ा दूर जाता है। अब वांगलिंग एक वोल्केनो के नीचे झांक के देखता है और बिना कुछ सोचे हुए इसके अंदर छलांग मार देता है। अब जब ये नीचे उतर रहा था तो इसके पास अट्रैक्शन फोर्स तो था ही, तो उससे ये अपने गिरने को कंट्रोल करता है। अब इस माउंटेन के आसपास यानी वोल्केनो में एक फ्रूट भी पाया जाता था जिसे कि बर्निंग गोल्ड फ्रूट कहा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है स्पिरिचुअल ग्रोथ यानी सोल शायद ग्रोथ के लिए। और इस शहर में, सॉरी इस देश में, जिसे कि हम हाउ फैन कहते हैं, यहाँ पर एक फेमस पिल बनाया जाता है इसकी मदद से, जिसे कि सोल हार्मोनी पिल कहा जाता है। और आज के दिन की ही बात थी, यहाँ पर कुछ 3-4 एक सेक्ट आए हुए थे और अपने अपने डिसाइपल्स को लेके, और एक एक वोल्केनो पर इन लोगों ने नज़रें बना के रखी थी। यहाँ पर भी कॉर्प सेक्ट वाले थे, अब उनका ब्रांच रहता है जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। उनकी तरफ से 2 मेल और एक फीमेल आए थे। सभी के पास अपना अपना एक कॉफिन था, और ये एक वोल्केनो के पास खड़े होके इसका वेट कर रहे थे। समय बीतते जाता है, और इस समय जहाँ पर ये खड़े थे उस वोल्केनो से, जिसको कि हम ज्वालामुखी भी कहते हैं, एक हरी गैस निकल रही थी। और ये लड़की पूछती है कि सीनियर ब्रदर माई आपको क्या लगता है,
अब ये माई जो बंदा था ये बताता है, अगर ये हरा गैस निकल रहा है इसका एक ही मतलब है कि इसके अंदर में जो फ्रूट होगा वो पक चुका होगा। समय बीतते जाता है पर ग्रीन गैस क्योंकि पॉइजनस होता है तो इसके थोड़ा छटने का ये लोग वेट करते हैं। इनके साथ में जो तीसरा बंदा था उसका नाम था जाऊ। अब जैसे ये लोग कूदने वाले थे तभी अचानक से वोल्केनो के अंदर से ये कोल्ड ऑरा फील करते हैं। और जब इनकी नज़र पड़ती है तो इस वोल्केनो से एक बंदा बाहर निकलता है जिसके हाथों में एक पर्पल वाइन था। और इसी वाइन को बर्निंग गोल्ड फ्रूट कहा जाता है। और ये अपना लौंडा वांगलिंग था। वांगलिंग बाहर निकलता है और इन तीनों को देखता भी नहीं है। इन तीनों के बारे में इसे पहले ही पता चल चुका था क्योंकि इसके पास जो डिवाइन सेंस है वो इसे मैंने ही तो दिया है। बड़ी बात यह थी कि वांगलिंग पूरा जड़ से इन्हें उखाड़ के लाया था क्योंकि जब भी ये टच करता था वो वाइन पिघल जाता था तो पूरा ही उखाड़ लेता है। पर अब इसे रखे कहाँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था। और ये बंदा जाऊ हैरान था क्योंकि ये 3 सालों से यहाँ पर आ रहा था और लोग एक आधी 2 फ्रूट या 10 एक फ्रूट लेके जाते थे। वांगलिंग ने तो एक तरह से पूरा पेड़ ही उखाड़ लिया था। यानी कि नीचे में अब कोई जो बर्निंग गोल्ड फ्रूट होगा आगे में होगा ही नहीं क्योंकि पेड़ ही नहीं है। और ये काफ़ी गुस्से में था कि इस बंदे को पता नहीं है क्या, जड़ से अगर पेड़ ही उखाड़ लोगे तो पेड़ ही सूख जाएगा 2 से 3 घंटे में। और ये फाइनली चिल्ला ही देता है कि रुक जाओ, तुम किसी भी सेक्ट के हो, तुमने ये फ्रूट डिस्ट्रॉय किया ये पेड़ को, तुम्हें प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। और ये तुरंत अपने कॉफिन को खोल देता है और उसमें से एक ब्लैक हैंड बाहर निकलता है। वांगलिंग पलटता है और इन तीनों की तरफ देखता है और कहता है प्राइस, कैसा प्राइस। अब ये जो बंदा था जाऊ कांग ये कहता है कि अपने दोनों पैर काट दो, दोनों हाथ काट दो और आंख निकाल दो, बस यही प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब कॉफिन में से इसके एक ब्लैक मम्मी निकलता है यानी पपेट इसका, जिसके आसपास ब्लैक गैस को देखा जा सकता था। बाकी भी दोनों लोग थे यानी वो लड़की और एक लड़का, वो भी अपने कॉफिन को रिलीज कर देते हैं। वांगलिंग बस इनके पपेट्स की तरफ देखता है। बाकी दोनों के पपेट्स तो मानो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं क्योंकि हर एक पपेट के अंदर एक सोल होता है। तीसरा जो पपेट था यानी जाऊ गैंग का, वो थोड़ा सरवाइव कर रहा था क्योंकि अपने सोल को यानी कि पपेट को तुरंत ही पीछे खींच लेता है। वांगलिंग में से कहता है एक कदम और तुम भी मारे जाओगे। अभी जो पपेट था खुद ब खुद भागने लगता है पर जब वांगलिंग अपना ऑरा रिलीज करता है तो ये तुरंत ही वांगलिंग के सामने आके झुक जाता है और कहता है कि माफ करना, मेरा नाम जू लीको है, मैं टियांगांग सेक्ट का रैंक 4 के कंट्री का डिसाइपल हूँ, मुझे माफ करो, तुम्हें बदले में कुछ भी चाहिए तो तुम ले सकते हो। और जैसा कि अगर आपको याद हो तो हर एक पपेट के अंदर जो सोल्स होते हैं वो बैटल कंट्रीज से लड़के आए रहते हैं और ये पावरफुल लोग रहते हैं जिनकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो ये एक पपेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और जो इनका मास्टर होता है बाद में उसी को डिवोर कर जाते हैं। तो ये बंदा भी जब जिंदा था तो नासेंट लेवल का कल्टीवेटर था पर वॉर में इंजरी के कारण इसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, सोल भी डैमेज था तो फिलहाल ये पपेट में था। और कॉर्प सेक्ट वाले हमेशा से ऐसा ही करते हैं। और ये बंदा तुरंत ही कहता है तुम चाहो तो किसी भी लेवल का कल्टीवेशन टेक्निक चूज कर सकते हो, जैसा कि अगर कोई बंदा नासेंट सोल लेवल का एक्सपर्ट है तो उसकी बॉडी भी नासेंट लेवल की होनी चाहिए। और कॉर्प सेक्ट वाले ऐसा ही तो करते थे, ये हर एक बंदे को उसके लिए बॉडी प्रोवाइड करते थे। वो बॉडी कहाँ से आई है किसी को पता नहीं रहता था। और धीरे धीरे समय के साथ अगर वो सोल मिक्स हो गया उस बॉडी के साथ तो बॉडी भी इवॉल्व कर ही जाएगी। कॉर्प सेक्ट वाले जो थे कई सारे कंट्रीज में फैले हुए थे, इवन रैंक 5 रैंक 6 की कंट्रीज तक भी। वांगलिंग फिलहाल इस जू लिगो की बात सुन रहा था तभी अचानक से जो जाऊ गांग था वो कुछ फायर बॉल फेंकता है यानी थोड़ा धूल टाइप हो जाता है और अपने साथियों को लेकर और अपने इस पपेट जू लिगो को लेकर यहाँ से भागने लगता है। पर वांगलिंग इस पपेट को अपने साथ लेके आ जाता है क्योंकि वांगलिंग को भी मालूम था क्योंकि ये बंदा पहले नासेंट लेवल का एक्सपर्ट था तो इसके काम आ सकता है और इसका सोल भी तो इंजर्ड है तो वांगलिंग के लिए खतरा भी नहीं था। अब वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस से इसके सोल को ध्यान से देखने लगता है और इसके सोल में एक फैमिलियर ऑरा ये फील कर रहा था कि क्योंकि मैं अब एक सोल डिवोरर भी हूँ तो अगर मैं इसके सोल को डिवोर कर जाऊँ तो मेरा जी रियल काफ़ी तेज़ी से पावरफुल होगा। और इस बंदे के पास भी कई टेक्निक्स होंगी जो कि वांगलिंग मास्टर कर सकता था। वांगलिंग फिलहाल अपना जी रियल के पावर को यूज़ करता है। ये जूली को ये काफ़ी स्ट्रगल करता है और फाइनली वांगलिंग कामयाब हो जाता है। इसकी जो भी मेमोरीज थी उन्हें ये पूरी तरह से इरेज कर देता है। अब जूली का जो सोल था वो एकदम प्योर दिख रहा था पर फिलहाल इसे डिवोर नहीं करता है, बस यहाँ पर ट्रैप करके रख देता है। अब इसके बाद ये अपने डिवाइन बीड को बाहर निकालता है और ये जो बर्निंग फ्रूट लाया था क्योंकि ये वुड एलिमेंट वाला है तो डिवाइन बीड इसे काफ़ी तेज़ी से एब्जॉर्ब करने लगता है और इस पर जो थर्ड मार्क था वो फाइनली अपीयर हो जाता है। और वांगलिंग इसके बाद फिर से बाहर निकलता है और इस एरिया में जो भी वो बर्निंग गोल्ड फ्रूट्स थे ये सभी को ढूंढ ढूंढ के लाता है। और इन 3-4 दिनों में ये जो हेवन डिफाइंग बीट था इसमें अब 5 ग्रीन मार्क आ चुके थे। इधर जू लिगो का जो सोल था धीरे धीरे अब काफ़ी वीक हो चुका था, एकदम ऐसा हल्का मानो कभी भी गायब हो जाएगा। पर इन कुछ दिनों में वांगलिंग क्या करता है, कई सारे जानवर्स को लेके आता है ताकि ये जो सोल है देखता है कि क्या कर सकता है और ये सोल ट्राई भी करता है कि इन जानवरों के अंदर एंटर कर जाए।
और फिर ये बाहर निकल जाता था सोल। और वांगलिंग देखता है कि ये सोल पहले जो ट्रांसपेरेंट था अब काफ़ी गुस्से में था। वांगलिंग जानबूझ करके इस सोल को फोर्स करता था ताकि ये किसी जानवर के अंदर एंटर करे। और ये बेसिकली क्या कर रहा था कि इस सोल को कई सारे बीस्ट को लाके दे रहा था और ये सोल इन बीस्ट के जो सोल था उन्हें डिवोर कर रहा था ताकि वांगलिंग यहाँ पर एक वॉन्डरिंग सोल बना सके, यानी ये सोल काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, फिर शायद ये इसे डिवोर कर सकता है। पर ये अभी टेस्टिंग फेज में था। अब धीरे धीरे नासेंट सोल जैसे भी वांगलिंग ऐसे किसी बीस्ट की तरफ फोर्स करता था, ये स्ट्रांग होने लगा था तो थोड़ा रेजिस्ट भी करने लगता है। और धीरे धीरे जो सोल था इसका कलर रेड होने लगता है क्योंकि इसके अंदर एक मैडनेस आने लगा था, मानो अब ये सोल ना हो एक डेविल बन चुका हो। अब वांगलिंग आगे की तरफ बढ़ता है और ये जो सोल जो कि अब डेविल के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था वांगलिंग पर अटैक करता है, पर वांगलिंग आराम से इसे काउंटर कर देता है। वांगलिंग यहाँ पर एक मेटल निकालता है और इस डेविल को उसके अंदर मानो फोर्स कर देता है कि तुम्हें अब इसी के अंदर रहना है जब तक मैं कहूँ ना। अब ये जो सोल था या डेविल था इसे इसकी बात माननी पड़ती है और वांगलिंग अब बाहर निकलता है और ये जो कीव था इसे ब्लॉक कर देता है या एक तरह से कहे तो कोलैप्स करवा देता है ताकि यहाँ पर कोई आए भी ना। फिलहाल ये अब माइलियांग की मेमोरीज को सर्च करता है कि वॉर गॉड श्राइन किस तरफ है, जो कि शायद ईस्ट की तरफ था, तो ये अब उस तरफ बढ़ता है। ये पहले ट्राई करता है कि जो जाओ कंट्री है वो माइलियांग की मेमोरी में से दिख जाए, पर अभी तक इसे दिखता नहीं है। तो इसे अब मैप की जरूरत थी कि इस कंट्री हुओफे या जो भी है यहाँ से इसको जाओ कंट्री में कैसे जाना है। अब वही जो ग्रीन स्वॉर्ड था वांगलिंग के पास, क्योंकि वो भी एक तरह से पिघल जाता है तो उसकी बस ऑरा रहती है वांगलिंग के पास, और इसे ये एक मेटल में डाल तो देता है पर ये मेटल उतना स्ट्रांग नहीं था। तो ग्रीन स्वॉर्ड भी अब पहले जैसा नहीं था, इससे कुछ मेटल्स चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए ताकि ये फिर से उस स्वॉर्ड को रिफाइन कर पाया। यानी इसे अब टेक्निक्स भी सीखना है ताकि ये कुछ ट्रेजर्स बना सके, कुछ वेपन्स बना सके और उसमें अगर इसके पास वो ऑरा है तो डाल सके। और इसे ये एनर्जी भी चाहिए यानी कि कोल्ड ऑरा, ताकि अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा पाए। अभी फिलहाल ये फाउंडेशन के मिड स्टेज में था और इसे सेटुनान ने बताया भी था जैसे कि ये फाउंडेशन के इनिशियल लेवल में था तो पहला कोर बनाया था, मिड फेज में दूसरा, लेट फेज में जब ये पहुंचेगा तो तीसरा कोर बन जाएगा और जब ये तीनों को कंबाइंड कर देगा तो ये कोर फॉर्मेशन स्टेज में जा सकता है। और वांगलिंग को माइलियांग के मेमोरी में वो डिवाइन पाथ का भी मेथड दिखता है कि ऐसा भी कुछ है, तो ये उस मेथड को भी कल्टीवेट करना चाहता था। अब ये जो वार गॉड श्राइन है इनके अंदर में 3000 डिसाइपल्स पढ़ते हैं और यहाँ पर जो हाउफेन कंट्री है इसमें 4 बड़े सेक्ट हैं, उनमें से ये एक सेक्ट था। और आज के दिन 3 लोग यहाँ पर वॉर गॉड श्राइन के आसपास ही वांगलिंग का वेट कर रहे थे और ये थे जाओ जी होंग, यांग जायोंग और लिन टायो, क्योंकि वांगलिंग ने इनके सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। तो कुछ 3 दिन पहले इन्हें वो चीज़ फील हुआ था और वांगलिंग ने इनके सोल से कम्युनिकेट किया था कि मैं आज आने वाला हूँ। जाओ जिहोंग ऐसे लगा था कि वांगलिंग ये 1 साल से गायब है तो शायद आएगा नहीं, पर अब ये फिर से आ रहा था। समय बीतते जाता है पर वांगलिंग ने जैसा कहा था अभी तक ये आया नहीं था। रात का भी समय आ जाता है और ये तीनों काफ़ी कंफ्यूज थे। वांगलिंग काफ़ी होशियार था, इसे ये भी डाउट था क्या पता ये तीनों मिल करके इससे फाइट करें, इसलिए सुबह के टाइम नहीं आता और दूर से इन्हें ऑब्जर्व कर रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ लगा तो ये इन तीनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। और वांगलिंग फील करता है कि दो तो थोड़ा डरे हुए हैं पर ये जो यांग जायोंग है ये बंदा थोड़ा अलग है, थोड़ा शांत है। और अचानक से वांगलिंग अब इन तीनों के सामने आ जाता है। लिन टायो सबसे पहले बोलता है वांगलिंग को कि मास्टर बोल के कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ। यांग जायोंग और जाओ जियोंग ये कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। वांगलिंग फिलहाल इसका जो डिवाइन रेसेंस था उसे खींच लेता है क्योंकि ये लोग थोड़ा प्रेशर फील कर रहे थे। यांग जायोंग ने सबसे पहले प्लान ये बनाया था कि ये वांगलिंग को अंदर ले जाएगा और एल्डर्स के सामने बता देगा, बट ऐसा ये कर नहीं पाया था क्योंकि इसे समझ में आ चुका था अगर ये ऐसा किया भी होता तो शायद ये सबसे पहले मारा जाता, क्योंकि इस बंदे का डिवाइन सेंस ये ऑब्जर्व करने लगा था काफ़ी पावरफुल है, मतलब ये बंदा काफ़ी बड़े एक कल्टीवेशन कंट्री से होगा। वांगलिंग ने इन लोगों से एक टोकन मांगा था जो कि शायद पढ़ने के लिए चाहिए होता है, तो ये यांग जायोंग वांगलिंग को देता है। अब वांगलिंग की नज़र लिन टायो पर पड़ती है। लिन टायो बोलता है वो जो आपने मैप के लिए बोला था वो एक टॉप लेवल का ट्रेजर है और मैं उतना पावरफुल हूँ नहीं तो मुझे वो मिल नहीं पाया। लिन टायो समझ जाता है, ये वांगलिंग की तरफ देखता है और फिर से कहता है कि 10 दिन मुझे दीजिए, मैं पक्का ला के दे दूंगा। वांगलिंग कहता है अगर तुम्हें वो मिल गया तो तुम खुद सोच के देखो, मैं हाउफेन कंट्री को छोड़ के चला जाऊंगा और तुम लोगों का जो सोल ब्लड एसेंस मैंने लिया है वो वापस लौटा दूंगा। अब इसके बाद जियू जाओ जिहोंग की तरफ देखता है और ये लड़की कहती है सीनियर आप जो डिवाइन पाथ के बारे में बोल रहे हो वो काफ़ी स्ट्रेंज है, मैंने 6 महीने पहले उसे देखा था पर मैं उसके शब्द याद ही नहीं कर पाई। और वैसे भी मतलब आप तो माइलियांग की बॉडी में हो और उसका जो कंट्रीब्यूशन है यानी जो चीज़ें आपने उन लोगों को वापस दिया था ट्रेजर्स ला करके, आप उस चीज़ को मांग सकते हो, आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। क्योंकि वांगलिंग ने देखा था कि माइलियांग भी उस टेक्निक को सीखना चाहता था और वांगलिंग ने एक चीज़ फील किया था, मतलब बाहर के लोगों को नहीं पता था कि जो डिवाइन पाथ मेथड है
वार गॉड श्राइन वाले बाहर के लोगों को तो कुछ टोकन्स पे या कुछ चीज़ों पर दे देते थे। हालांकि बाहर के लोगों को नहीं पता था कि वो ओरिजिनल नहीं है, बस उसका एक सिंपलर वर्जन है। पर सेक्ट के लोगों को, जो कि काफ़ी अच्छा करते थे, उन्हें ही वो मिलता था सीखने को। यानी वांगलिंग को भी लगता था कि इस डिवाइन पाथ मेथड में कुछ खतरनाक चीज़ है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वांगलिंग हम इन तीनों को समझाता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग मेरे प्लान के बीच में नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैं बोल रहा हूं ना, मैं हाउफैन से जाऊंगा तो तुम्हारे सोल एसेंस लौटा दूंगा। बस तुम लोग गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर बचोगे नहीं। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।